नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने जून से दिसंबर लेकर करंट अफेयर उपस्थित हो गए हैं। तो हम आपको इस वीडियो में 60 प्रश्न कवर कराएंगे जो आपके यूपीपीसीएस और यूपीआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है लियोनेल मेसी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लियोनेल मेसी को 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। तो याद रखिएगा, फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी इनको चुना गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को पेरिस में लियोनेल मेसी और एटाना बोनमती को, याद रखिएगा महिला में एटाना बोनमती को 2023 बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेसी के पास वर्तमान में 8 यानी कि 2009, 10, 11, 12, 15, 19, 21 और 23 में इनको यह पुरस्कार के साथ सबसे अधिक बैलन डी ओर का रिकॉर्ड है। तो यह 8 बार इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। यह अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। और इसमें 2 फैक्ट हैं। पुरुषों में लियोनेल मेसी को दिया गया है और महिलाओं में एटाना बोनमती को दिया गया है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है कोझिकोड और ग्वालियर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ए और बी दोनों ही शहरों को यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है 2 फैक्ट, संगीत के शहर और साहित्यिक शहर। कोझिकोड को साहित्यिक शहर और ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया है। विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को ने 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक शहरों के लिए नामित किया है। चयन का आधार क्या है? तो नामित शहरों का चयन उनकी विकास कार्य नीति में संस्कृति और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया गया है। उसके बाद 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है विहान तल्या विकास को मिला है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला देख लेते हैं इसकी व्याख्या पहले। तो कर्नाटक के बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तल्या विकास ने लंदन में आयोजित 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शेष पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार को फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस पुरस्कार को फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। और इसका नाम क्या है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए चीन ने। याद रखिएगा, चीन ने हाल ही में यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को मंजूरी दी है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीन स्थित कंपनी ई-हैंग को अपनी 2 यात्रियों वाली स्वायत्त एयर टैक्सी EH216S के लिए विश्व का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यूएस सूचीबद्ध कंपनी ई-हैंग ने खुद को यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी घोषित किया है। तो कैसी टैक्सी रहेगी? यह टैक्सी का पूरा रूप रहेगा। इसमें 2 सीट रहेंगी।
इसमें यानी कि 2 लोग यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड ने की है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा थाईलैंड ने किया है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर इसका बी था। तो थाईलैंड अपने पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा संबंधी ज़रूरत को समाप्त करने की घोषणा की है। 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीय पर्यटक बिना वीज़ा के थाईलैंड में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका उत्तर प्रदेश सही जवाब है। उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है तो यहीं पर सबसे अधिक मृत्यु दर दर्ज की गई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार की भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत गंभीर सड़क सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं और 19 मौतें हुई हैं। सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता वर्ष 2012 में 28.2% से बढ़कर 2022 में 36.5% हो गई है। उत्तर प्रदेश में मृत्यु का सबसे अधिक 13.4% दर्ज किया गया और इसके बाद तमिलनाडु में 10.6%। उसके बाद महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया। उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा स्थान। तो भारत को निशानेबाजी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 55 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। चीन 33 स्वर्ण और 21 रजत, 22 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। वहीं मेजबान कोरिया ने 16 स्वर्ण और 22 रजत और 19 कांस्य जीते। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो कोलिन डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर। याद रखिएगा AI को घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर। और यदि पूछे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे घोषित किया है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज शब्द को घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर। उसके बाद आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोलिन डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि 2023 के लिए शब्द वर्ष का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। PM मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो PM मोदी ने पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये गुजरात राज्य है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है शिवनादर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। शिवनादर को परोपकार इन सूची 2023 में टॉप पर रखा गया है, पहला रैंक, यानी कि सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्तियों में शिवनादर जी सबसे अधिक दान देते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। HCL टेक के संस्थापक शिवनादर और उनके परिवार ने एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान दिया। लगातार यह 5वां वर्ष है जब नादर इसे विशिष्ट बैंक रैंक का दावा किया है। तो 5वीं बार है जब शिव नादर को पहली रैंक दी गई है। उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है कोच्चि। तो कोच्चि में पहला क्रूज सेवा जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना है, उसका परिचालन मुंबई में किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया है। कोस्टा क्रूज इटली कार्निवाल कॉरपोरेशन का हिस्सा है, जो प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ विश्व के सबसे बड़े क्रूजिंग समूहों में से एक है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी फ्रांस में हुई है। याद रखिएगा सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार हाल ही में कहाँ खोजे गए हैं? तो फ्रांस में खोजे गए हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांस में 2 वैज्ञानिकों ने सफ़ेद हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भंडार खोजा है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसार या अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? तो इसका सही जवाब क्या है? रूस ने। तो याद रखिएगा रूस ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को वापस लिया है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही जवाब है फिलीपींस ने की है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फिलीपींस ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकलने की घोषणा की है। हाल ही में चीनी और फिलीपीन समुद्री जहाज़ों के बीच हुई टक्कर के बाद यह घोषणा मनीला में यूरोपीय निवेशकों द्वारा आयोजित एक फोरम के दौरान की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीबीएसई का नया कार्यालय या प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है यूएई में। तो सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय अब यूएई में भी स्थापित किया जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ बैठक की। नया कार्यालय दुबई अमीरात संयुक्त अरब अमीरात में आने के लिए तैयार है। इस निर्णय से इन स्कूलों में संचालन को सुव्यवस्थित करने और छात्रों और शिक्षकों के लिए शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब है एंजिलो मैथ्यूज। और यह कहाँ के थे? तो श्रीलंका के थे। याद रखिएगा अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है वहीं उसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाड़ी एंजिलो मैथ्यूज को टाइम आउट करा दिया गया। उसके बाद हम आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 6 नवंबर 2023 को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के एक मैच में नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका के बल्लेबाज एंजिलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है
शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की क्या है, पीएम हैं। याद रखिएगा, बांग्लादेश की शेख हसीना पीएम है। इन्हीं को टाइम मैगजीन की कवर पुस्तिका में जगह दिया गया है। 76 वर्ष की उम्र में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख स्थान अर्जित किया है। टाइम कवर स्टोरी में उन्हें एक राजनीतिक घटना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो NMDC ने पहली सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ की है। 5 नवंबर 2023 को इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में खनन कार्यों के लिए एक शिलान्यास समारोह का अनावरण किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? तो लीप अहेड पहल यह प्रारंभ की है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता का समर्थन करने और उसमें तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने लीप अहेड पहल शुरू की है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स का संयुक्त सहयोग है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी साब कंपनी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने स्वीडन की साब कंपनी को रॉकेट निर्माण के लिए एक नई सुविधा स्थापित करने की अनुमति दी है, जो रक्षा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का पहला उदाहरण है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब ने। तो पहली बार पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत लिया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 6 नवंबर 2023 को पंजाब ने मोहाली के बिंद्रा स्टेडियम में बड़ौदा को 20 रन से हराकर पहली T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। इसने ट्रॉफी का पहला सीजन 2006-07 में खेला। इस ट्रॉफी का पहला सीजन 2006-07 में खेला गया था, जिसे तमिलनाडु ने जीता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। तो केरल के जिम्मेदार पर्यटन मिशन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस मिशन को देख सकते हैं, केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन RTM द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चीन। तो चीन सबसे अधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश। दूसरे नंबर पर USA है और तीसरे नंबर पर जापान है। तो याद रखिएगा इन तीनों का क्रम, पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर USA और तीसरे पर जापान है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक कौन है? तो डेरेन टैंग ने वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेडमार्क और डिजाइन के लिए वैश्विक फाइलिंग में
गिरावट के बावजूद विश्व के इनोवेटर ने 2022 में 3.46 मिलियन पेटेंट आवेदन जमा किए, जो लगातार तीसरे वर्ष की वृद्धि है। सर्वाधिक पेटेंट चीन, उसके बाद अमेरिका, फिर जापान का है और चौथे नंबर पर जर्मनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है महाराष्ट्र को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 9 नवंबर 2023 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ। तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में महाराष्ट्र कुल 228 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर, और महाराष्ट्र 200 से ज़्यादा पदक जीतने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्यूवियस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो क्यूवियस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है पेकिंग यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। भारत में बॉम्बे ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा। चर्चा में रहा ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहा ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी अमेजॉन से है। याद रखिएगा, ओलंपस एआई का मॉडल का संबंध अमेजॉन से है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओपन एआई और अल्फ़ाबेट के शीर्ष मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमेजॉन एक बड़े भाषा मॉडल LLM ओलंपस के प्रशिक्षण में लाखों डॉलर का निवेश कर रहा है। एआई टूल की मौलिक तकनीक जो मानव जैसे उत्तर उत्पन्न करती है उसे लैटिस लैम्ब्डा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2027-28 तक निर्यात प्रोत्साहन नीति को महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है, देख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मीका। मीका पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है और सीईओ भी है यह। उसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पोलिश कंपनी हैंडसन रोबोटिक्स और कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक स्प्रिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका नामक विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को सीईओ नियुक्त किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है रूस ने। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। मॉस्को का तर्क है कि वर्ष 1990 में हस्ताक्षरित समझौता पुराना हो चुका है और उसके हितों के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम में किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? गोवा राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराजन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है। देख सकते हैं, इसकी व्याख्या आप पढ़िएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षण नर्स एसोसिएशन को यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है सेनिस पलासियोस, निकारागुआ की रहने वाली पहली महिला है। याद रखिएगा, निकारागुआ की रहने वाली पहली महिला। और इसकी व्याख्या आप देख सकती हैं कि पहली महिला है जो निकारागुआ की इस ताज को पहनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया है? तो किस समूह ने किया है? तो हूती विद्रोहियों ने किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, गैलेक्सी लीडर। यह याद रखिएगा, चर्चा में है। उसके बाद ये व्याख्या देख लीजिए कि इजरायली सेना के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का दक्षिण लाल सागर में अपहरण कर लिया और चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। देख सकते हैं घोल मछली किस प्रकार से बनती है और इसका वैज्ञानिक नाम इम्पोर्टेंट है, प्रोटोनिविया डाइकैंथस। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब है वीरदास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीते हैं यहाँ। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2 गीगावाट का विश्व में सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या है? ई में इसका उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अल दाफरा का उद्घाटन यूएई में हुआ है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है। 2 गीगावाट वाली अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख घरों के लिए बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो अग्नि पहल यह प्रारंभ की है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। तो पहला ऑप्शन उसका सही था। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अग्नि का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि अग्नि का फुल फॉर्म क्या है। तो आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल, पहल का मतलब इनिशिएटिव। तो आयुर्वेद ए, ज्ञान से जी, निपुण से एन और पहल से आई, तो AGNI अग्नि। तो इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म बन गया AGNI। अगला प्रश्न है, दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज कहाँ हुई है? तो दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज पंजाब में हुई है, याद रखिएगा। और वैनेडियम की यदि पूछे तो गुजरात में हुई है। तो वैनेडियम की गुजरात में हुई है और टैंटलम की पंजाब में हुई है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में टैंटलम की मौजूदगी पाई है। अगला प्रश्न है, नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? तो नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार डॉक्टर सुजीत राय को मिला है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देख सकते हैं, ब्रेन अलाइव के सह संस्थापक डॉक्टर सुजीत राय को जियो स्पेसिफिकल AI फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 मिला है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। UNWTO की केस स्टडीज सूची में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है केरल को शामिल किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल के प्रसिद्ध रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? 21,000 फीट से छलांग लगाने वाली शीतल महाजन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। शीतल महाजन 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं। आइए इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने 13 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूयॉर्क स्थित वैकलेव हाइवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी को प्रदान किया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी, जिन्हें द सैटेनिक वर्सेज जैसे अभूतपूर्व कार्यों के लिए जाना जाता है, को न्यूयॉर्क में वैकलेव हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड द पीस अवार्ड प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है द कैचिंग डस्ट से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ख़त्म हुई है द फेदरवेट से। तो यह कुल मिलाकर 54वां संस्करण है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का, और यह गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ है। और कैचिंग डस्ट मूवी से इसकी शुरुआत हुई है। तो ब्रिटिश फिल्म है कैचिंग डस्ट, इससे शुरुआत, और द फेदरवेट से इसके समापन हुआ है। और माधुरी दीक्षित को IFFI में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको? माधुरी दीक्षित, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है UNO, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को UNO के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? तो इसका सही जवाब है सूर्य किरण 23। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। 17वें क्रम का यह अभ्यास था और 334 कर्मियों वाली नेपाल सेना की टुकड़ी भारत पहुंची थी, और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही जवाब है कनाडा ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि स्थायी रूप से है। क्योंकि अभी हाल ही में कनाडा भी चर्चा में रहा था, भारत और कनाडा के बीच में विवाद हो गया था, तो इस कारण से यह भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, अफगानिस्तान। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की घोषणा की है। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। 10 से 17 दिसंबर 2023 तक खेलो युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स की घोषणा की, जो नई दिल्ली में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण भारत के तेलंगाना में हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो तेलंगाना के विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हार्ट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश ने।
3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील परियोजना शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। इस पहल से 80 लाख बच्चों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्याह्न भोजन मॉडल का अनुसरण करते हुए विभिन्न दिनों में विभिन्न मेनू के साथ गर्म भोजन उपलब्ध कराने की पहल शुरू की। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा A23A का संबंध किससे है? तो यह एक क्या है? विशाल हिमखंड है। तो याद रखिएगा विशाल हिमखंड है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पहले इसकी व्याख्या देख सकते हैं। इस विशाल खंड चर्चा में रहा है। तो विश्व का विशाल हिमखंड 30 वर्ष से अधिक समय तक समुद्र तल पर अटके रहने के बाद अब आगे बढ़ रहा है। A23A नाम यह हिमखंड 1986 में अंटार्कटिक तटरेखा से अलग हो गया था, लेकिन यह तेजी से अंटार्कटिक से वेडेल सागर में समा गया और यह बर्फ का द्वीप बन गया। लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह हिमखंड ग्रेटर लंदन के आकार से 2 गुना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है एस सोमनाथ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। शेर जिसने चांदनी पी ली इस आत्मकथा के लेखक हैं। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अपनी आगामी मलयालम आत्मकथा जिसका शीर्षक नीलाऊ कुदिचा सिंहालम, जिसका अनुवाद है शेर जिसने चांदनी पी ली, की प्रेरणा की एक कहानी होने का वादा करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल्स में पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपभोक्ता मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। तो याद रखिएगा डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 उपभोक्ता मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने IIT BHU के सहयोग से ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुसूचित तौर तरीकों की रोकथाम और उपभोक्ताओं के लिए इनोवेटिव ऐप या सॉफ्टवेयर को डिजाइन और प्रोटोटाइप के लिए डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 की शुरुआत की है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है जियो स्पेस फाइबर है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रिलायंस जियो ने राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है, जिसका नाम जियो स्पेस फाइबर है। ये याद रखिएगा जियो स्पेस फाइबर। उसके बाद अगला प्रश्न है, सभी राज्यों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। तो केरल राज्य सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य है। तो इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसके सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्कालिक संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो ये जॉर्डन देश है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जॉर्डन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत महसूद हमूद ने प्रस्ताव को पारित कर
मानवीय आधार पर इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया और गाजा तक सहायता पहुंचाने की मांग की। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने, जबकि इजराइल और अमेरिका सहित 14 देशों में प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। उसके बाद 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत शामिल है। उसके बाद अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैमन आइलैंड, पनामा और जॉर्डन, तीनों को ही ग्रे लिस्ट से हटा दिया है FATA ने। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 27 अक्टूबर 2023 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे फाटा कहते हैं, ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया आदि देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, जबकि बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, बाय।